विभिन्न जिलों में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास की है आज ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम तो ड्रेनेज सिस्टम का हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम एंड व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न, ये चीजें हम लोग समझ सकते थे, ठीक है। और हमने कई एग्जांपल्स भी दिए थे यहाँ पर, ओके। तो हम लोग देख रहे थे भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम का देखा जाए तो इसके दो पार्ट करके हम लोग देखते हैं, उत्तर भारत का ड्रेनेज सिस्टम और दक्षिण भारत का ड्रेनेज सिस्टम। और जो उत्तर भारत का ड्रेनेज सिस्टम है इसको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। उसके पहले मैं आप लोगों को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ड्रेनेज सिस्टम में डिफरेंस समझा दिया, ओके। तो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो आप इंडिया का नॉर्थ इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम तीन भागों में डिवाइड करके देखते हैं। क्योंकि उत्तर भारत में तीन बड़ी नदियां हैं, जैसे ये हो जाती है इंडस एंड और दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। हालांकि कुछ बुक्स में गंगा और ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम को एक ही करके दिखाया गया है, ठीक है। उसका रीजन है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। कहां पर? बांग्लादेश में। अभी हम इन सब चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो हम वैसे यहाँ पर तीन ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। गंगा का अलग, ब्रह्मपुत्र का अलग और इंडस का अलग। तो ये जो रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये हिमालय से जो उत्तर भारत में नदी क्षेत्र है वहां से निकलने वाली नदियों को ड्रेनेज सिस्टम हम देखेंगे और ये नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है। सो ये 12 मासी नदियां हैं, ठीक है। ये 12 मासी नदियां हैं, ठीक है। इनको ग्लेशियर से पानी 12 महीने मिलता है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम। आइए देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम। इसके लिए मैप यहाँ पर ड्रा करेंगे और उस मैप के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ओके। तो कैसे हमने एक मैप यहाँ पर ड्रा करने का प्रयास किया है और इस मैप में हम लोग बनाएंगे पूरा इंडस रिवर सिस्टम को। आइए हम लोग पर्पल और यहाँ पर एक नदी हम आपको दिखाएंगे जो ऐसे चलेगी, ऐसे नदी आ रही है। थोड़ा सा जाएंगे और ये एस पी एस में पी रिवर है, ठीक है। ये है मेन इंडस, ये है रिवर इंडस, ये रिवर इंडस।
यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय है उसका लद्दाख और झांसी के बीच यहाँ पर लद्दाख और झांसी के बीच में बहती है। ठीक है, ये लद्दाख है और ये वाली सीरीज लद्दाख और दूसरा इतिहास है। चलिए आप लिखिए तो उसके 20 डिग्री ऊपर बैठी है। अब इसमें कुछ नदियां हैं, झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलज, उसकी नदियां हैं। इसके हम लोग कलेक्शन इसको बनाएंगे डिफरेंट रिवर। तो यहाँ से एक रिवर ऐसे होकर चलती है और ये ऐसे पैरेलल है, ऐसे ये पैरेलल चलती है और ये फिर इधर घूमकर इधर आती है और ये यहाँ ठीक है। जो ग्रीन कलर से यहाँ पर दिखाया है ये झेलम। इसके बाद यहाँ पर एक नदी अब देखिए चेनाब। थोड़ा सा बड़ा और ये दो सब याद करेंगे। ये रखी थी इसको मैंने दिया थी और ये वाली जो है इसको दिया सी ये झेलम चेनाब next river Ravi। ये रावी और इसके बाद एक रिवर आएगी यहाँ से ये वापस आ किस ट्रेंड में अब यहाँ से एक नदी और होगी इस ये देख रहे क्लास यस ये बड़ी जगह है मीठा वापस ठीक। और यहाँ पर जगह है हाई तो ये आप देख रहे हैं इंडस रिवर। यहाँ पर मेन रिवर इंडस है, ऐसे क्या ठीक है। लद्दाख और झांसी के बीच से होकर बहती है और फिर ये
पाकिस्तान में इंटर करती है। और ये जो जगह है मिठनपुर के 5 नदियाँ जो यहाँ पर मैंने बनाई, ये 5 नदियाँ ये मिठनपुर के इस इंडस से मिल जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी तय कर रही है वो इंडस से सहायक है, ये सतलज ज़्यादा दूरी तय करके आ रही है। ठीक, अब ये 5 नदियाँ हैं चलिए जो इंडस की यहाँ पर लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी बनती है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो क्या कहते हैं पंचनद, पंचनद, ये 5 नदियाँ ये पंचनद। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये इंडस की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, ये बाएं तरफ से सहायक नदियाँ हैं, है ना। इनको हम लोग अभी थोड़ा लाइन के बारे में कुछ विशेषताएं हैं उनके ऊपर इस वीडियो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट आप लोग देख लीजिए, मिनट। ये इंडस के किनारे आपको कुछ शहर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके किनारे लेह बसा हुआ है, ठीक है। और से शहर बसा हुआ है लेह, लद्दाख, इसके किनारे इस है। तो ये लेह है, तो उससे पूछ देता है कि लेह इंडस के किस साइड पर बसा हुआ है, तो आप देख रहे हैं राइट साइड पर है, ठीक है। लेफ्ट और राइट कैसे देखते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बताया है कि थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड मैप नहीं है, इसलिए हल्का फुल्का ये आपको इधर उधर मिल सकता है, तो उसे आप समझना चाहिए। ऐसा ठीक ऐसे कैसे आती है और कैसे ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ आपको बसा हुआ है दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिल्ली बसा हुआ है, ये आपको लेह और दिल्ली की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो जो इंडस है ये कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के पास मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये पूर्ववर्ती नदी है और ये तिब्बत से निकलकर लद्दाख पहुंचती है, ठीक है। हमने लद्दाख की हो गया और ये फिर पाकिस्तान में पहुंचती है और साउथ वेस्ट को मिल जाती है और ये कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी है ये कुछ शहर के लिए जैसे आप देखिएगा पंचनद, इधर से सबसे पहले बात वो करते हैं पंचनद में झेलम, झेलम। ये झेलम नदी जो है ये भारत और पाकिस्तान के लिए, यहाँ से भारत और पाकिस्तान दिख रहा है, ये रेड कलर की बॉर्डर, उसके लिए कोई बॉर्डर के पैरेलल डाल दिया, ठीक है। उसके बॉर्डर के पैरेलल ये शब्द नहीं होती है, ठीक है। और श्रीनगर झेलम के किनारे है, श्रीनगर झेलम के किनारे, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देखना पड़ेगा जम्मू में श्रीनगर। ये शहर अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पूछे जाते हैं। तो श्रीनगर झेलम के राइट बैंक पर बसा हुआ है, ठीक है, राइट बैंक पर बसा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक। अब ये जो नदी है ना, ये श्रीनगर के पहले यहाँ पर झील बनती है बुलर, कौन सी झील है बुलर, बुलर झील से होकर बहती है, ठीक है। बुलर झील से होकर इस ये थोड़ा सा मैं कंप्यूटर में बार-बार थोड़ी बहुत लोकेशन इधर उधर हो सकती है बनाने में, बस एक आइडिया आपके दिमाग में होना जरूरी है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ और ऐसे बनाना भी है
लेक वुलर, हमने लिख दिया LW मतलब लेक वुलर। तो लेक वुलर से ऊपर बैठी है, ठीक है। और ये जब यहाँ पहुंचती है कुछ मैदानी इलाके में तो ये मियांडरिंग करती है, ठीक है। और फिर ये वापस आते जाते हैं और ये किसको मिल जाती है, ये वाली नदी बहुत से डिफरेंट कलर यहाँ पे यूज किए हैं क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। ये चिनाब नदी में आकर मिलती है, ये हम इसकी सहायक है चिनाब की सहायक है, इसकी सहायक है चिनाब की सहायक, यहाँ पर ये और लिखा हुआ है, ठीक है, चिनाब की सहायक। क्लियर? ये हो गया झेलम के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं चिनाब के बारे में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में एक पास है, जगह है बारालाचा, तो बात करेंगे लोग रिवर चिनाब। तो यहाँ पर एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, नाम उसका बारालाचा, ठीक है। गड्ढे क्या होते हैं, पर्वत श्रेणियों को काटकर जो रास्ता बना होता है उसे गड्ढे कहते हैं। ये आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, ये नेचुरल होते हैं, या तो नदी ने कभी उसे काटा था या कभी किसी ग्लेशियर ने उसे काटा था तो वो गड्ढा कहलाता है। एक बार मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, जैसे ये कोई मान लीजिए पर्वत श्रेणी है, ऐसे करके ये पर्वत श्रेणी, और अगर इस पर्वत श्रेणी को कभी नदी ने ऐसे काट रखा है तो इसको कहते हैं गड्ढा, ठीक है। इस गड्ढे से हम बड़ी आसानी से इस पर्वत को पार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गड्ढे जो है ये हम लोग इसका यूज करते हैं, इससे हम मार्ग बना लेते हैं, सड़क मार्ग बना लेते हैं, एक देश से दूसरे देश के ट्रैवल करते हैं इन गड्ढों से, ठीक है। तो बारालाचा गड्ढे के समीप ये निकलती है हिमाचल प्रदेश, इसका मतलब क्या है हिमाचल, बारालाचा गड्ढे के समीप, ठीक है। कौन सा राज्य, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और रूट आप इसका देख रहे हैं, और ये जाकर किससे मिलती है, ये संदर्भ में मिलती है, ठीक है। पॉइंट देखो, ये संदर्भ में मिलती है ऐसे, ठीक। और लास्ट में संदर्भ भी सिंधु में जाती है, ठीक। देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं झेलम हो गया, चिनाब हो गया, तो आपकी है रावी। तो रावी नदी की बात हम लोग कर रहे हैं, रावी रावी नदी में ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रोहतांग पर्वत के समीप से निकलती है। रोहतांग कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल, कांगड़ा हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा जिला पड़ता है हिमाचल में। और उसी के पास एक जगह है रोहतांग, उसी के पास से निकलती है, ठीक है। रावी और ये पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान में किससे मिलती है, डायरेक्ट किससे मिल रही है, चिनाब से, ठीक है। ये चिनाब से डायरेक्ट मिल रही है। जो ग्रीन कलर की जो यहाँ पर दिखाई दे रही है ये रावी है, ये हम मिल जाती है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक छोटी सी नदी है ब्यास, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब में बहती है और सरहद मिल जाती है। बात करते हैं लोग ब्यास की, ब्यास ये भी रोहतांग पास वहीं से आती है, रोहतांग के पास से आती है और ये हिमाचल वहां से निकलती है, हिमाचल, ठीक है। ब्यास कौन है वहां पर, ठीक है, वहां से निकलती है। और जैसे जो झेलम आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसको कहते हैं शेषनाग, है ना।
ये जो झेलम का ओरिजिन है यहाँ पर एक शेषनाग नाम की है, बेरी नाम के पास शेष है, वहां से ठीक है। और ये व्यास कौन से निकलती है, चनाब शब्द का धागा, ये दो शाखाओं के रूप में निकलती है, वे हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसकी व्यास की बात करते हैं। अच्छा, चनाब में तो ये जो व्यास है हिमाचल से निकलकर पंजाब में आती है, फिर हम इस काम के लिए सतलज को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और यहीं से गंगा नगर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई करने के लिए इंदिरा कैनाल निकाली है, ठीक है। तो आगे हम बात करें तो अब बात करते हैं सतलज। अब यहाँ पर 5 मुद्दों में 4 को पढ़ेंगे, इंडस के 5 सहायक पंच उसके 4 पढ़ लिए। अब देखिए इन चारों का ओरिजिन इंडिया में, चारों का ओरिजिन इंडिया में, लेकिन जो सतलज है उसका ओरिजिन इंडिया में नहीं है, ठीक है। ये तिब्बत से आती है, कहाँ से आती है, तिब्बत से आती है। और आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश को भारत में प्रवेश करती है और फिर ये सतलज बहते हुए तो पंजाब में जाती है, व्यास मिलती है और फिर ये भारत को छोड़कर पाकिस्तान में आती है और ये 4 नदियों का जल यहाँ पर ले लेती है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास का वाया चेनाब यहाँ पर मिलती है और फिर ये झेलम 5 नदियों का जल ले जाकर मीठा कोट में इंडस को, ठीक है। इस तरीके से ये सिस्टम आपने देखा, इंडस रिवर सिस्टम, और ये आपने देखा ये सारी लेफ्ट साइड से इसकी सहायक बनती है, ओके। अब हम लोग इसकी कुछ राइट से सहायक नदियां देख लेते हैं। तो राइट से सहायक नदी इसकी होती है सियोक, गिलगित, काबुल, कुरम, ये इसकी सिंधु की राइट साइड से सहायक नदियां बनती है, ठीक है। तो सियोक, गिलगित, काबुल, कुरम, ये सब राइट साइड से इंडस की सहायक आ रहा है क्वेश्चन, ये पूछा गया है, सियोक पूछा गया है, गिलगित भी पूछा गया है, तो ये था हमारा इंडस रिवर सिस्टम। अब देखिएगा ये नदियां पाकिस्तान में जाती है और भारत में भी जाती है, तो दोनों देश के बीच में इसके इसको लेकर विवाद भी हुआ, डिस्प्यूट भी हुआ और उस विवाद को निपटाने के लिए आगे विवाद ना हो तो इसमें हुआ इंडस रिवर एक्ट। तो यहाँ पर लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इंडस रिवर एक्ट, सिंधु नदी जल समझौता, ये हुआ था 1960, हुआ था 1960, इंडस रिवर एक्ट 1960 में हुआ था। इस एक्ट की बातें क्या की गई थी, तो इसके बीच में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक। यहाँ से इंडस की बात है, तो इंडस को इंक्लूड करते हुए कितनी नदियां होती हैं, 6 नदियां होती हैं, ऐसे इसके 5 पार्टिकल है, लेकिन इंडस को मिला के 6 नदियां होती हैं। इन 6 नदियों को लेकर यहाँ पर पैक्ट हुआ, 6 नदियों को लेकर पैक्ट हुआ था 1907 में। क्या था इस पैक्ट में, स्टार्टिंग में 3 नदियां, इंडस, झेलम, चेनाब का था, स्टार्टिंग में 3, कौन सी, इंडस, झेलम और तीसरी चेनाब, झेलम, चेनाब, कितनी हो गई, इन 3 नदियों का जल 60% पाकिस्तान में चलेगा, सॉरी 80%, कितना, 80%, इन 3 नदियों का जल सबसे ज्यादा पाकिस्तान में चलेगा, कितना, 80%,
और 20% जो बचा वो करेगा भारत यूज, भारत यूज करेगा, ठीक है। और इसमें दूसरी बात क्या कहती है कि भारत इन नदियों पर कोई गैर नहीं बनाएगा, उनके मान को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग की नदियां 20% इंडिया यूज करेगा और 80% पाकिस्तान यूज करेगा, भारत इसके जब यूज करेगा, लेकिन उनके मान को डाइवर्ट नहीं करेगा, डाइवर्ट नहीं, ठीक। ये यहाँ पर बात कही, ठीक है। अब जो लास्ट की तीन नदियां हैं वो कौन सी? रावी, व्यास और सतलज। इनका 80% यूज इंडिया करेगा, तो 20% जो बचा हुआ वो पाकिस्तान यूज करेगा, उसे पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। तो लेकिन इंडिया जो पहले बढ़ जाता है तो इंडिया इसके मार्ग को डाइवर्ट नहीं करेगा, ठीक है, मार्ग को डाइवर्ट नहीं करेगा, बस इतनी सी बात है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा इंडस रिवर सिस्टम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम की तरफ। विष्णुप्रयाग, चलिए गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। गंगा नदी सबसे पहले बात करते हैं कि गंगा कहां से निकलती है, ठीक है। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, गोमुख उत्तराखंड, तो जहां से निकलती है क्या वास्तव में इसका नाम वहां गंगा है? और अगर वहां इसका नाम गंगा नहीं है तो गंगा नाम इसका पड़ा कहां? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से हम लोग देख लीजिए। टॉपिक आसान होता है, बस थोड़ा सा मैप का सहारा लेना होता है, ठीक है, मैप का सहारा लेना होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक मैप बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, एक मैप बनाने का प्रयास करते हैं। और एक नदी ऐसे यहां से निकालते हैं, ऐसे एक नदी यहां हमने निकाली है जो कि बद्रीनाथ से निकलती है। और आपको मैं बता चुका हूं बद्रीनाथ कहां पर पड़ता है, कौन से हिमालय में पड़ता है, याद करिए ग्रेटर हिमालय, ये है मैं कह रहा हूं कि टॉपिक आसान है, बट थोड़ा सा मैप बनाने में टाइम लगेगा। और यहां से ये जो नदी निकलती है इसको कहते हैं आलापी, और इस नदी ये आलापी, मैं यहाँ पर नाम इसका लिखूं अलग
गंगा। ठीक, अब एक नदी यहां से जो गंगोत्री कैसे आगे बढ़ रही है, ये इसका नाम भागीरथी। भागीरथी, ठीक, और ये नदी है यहाँ पर गंगा, और जहां पर इनका संगम होता है अलग गंगा भागीरथी का, उसको कहते हैं देवप्रिया। क्या बोला था इस जगह को? देवप्रिया। हाँ लिखता हूँ ये कई प्रयाग आपको देखने को मिले, ठीक है। इसके बाद की नदी जो हमारी ये वाली नदी है अलग गंगा। भागीरथी और अलग गंगा के मिलने से एक धारा है, और इस धारा को ही बोलते हैं गंगा। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो अब आप ये बताओ गंगा निकल कहां से? बद्रीनाथ से निकल रही है कि गंगोत्री से? ठीक है, तो गंगोत्री से तो भागीरथी निकल रही है, ठीक है। तो वो बात अलग है कि हम भागीरथी को ही गंगा मान लेते हैं, ठीक है। बट क्या वास्तव में केवल भागीरथी ही गंगा? आप टेक्निकली अगर यहाँ पर देखें तो इसमें अलग गंगा का भी पानी आ रहा है। अभी आप देखेंगे केवल अलग गंगा ही नहीं होगी, यहाँ पर और भी बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अलग गंगा और भागीरथी का जो संगम होता है उसके बाद बनती है ये गंगा। तो हाँ मैं बता रहा हूँ जो प्यारे वाले इसके आप प्यारे प्यारे समझेंगे, उसके पहले हम लोग समझ लें यहाँ पर कुछ नदियाँ इसमें और नदी है। यहाँ पर एक नदी आती है, ठीक है, इसको कहते हैं धौली गंगा। क्या बोलते हैं? धौली गंगा। ये जो नदी यहाँ पर बनाई गई है ये है धौली गंगा। और धौली गंगा जहाँ पर अलग गंगा से मिलती है उस जगह का नाम है विष्णुप्रिया। तो ये जो संगम है यहाँ पर है विष्णु, ठीक है। फिर इसमें और आगे बढ़ेंगे तो एक नदी यहाँ पर मिलेगी नंदापुरी, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पर एक नदी आती है, इसे पतली लाइन में बता रहा हूँ, ये है नंदापुरी। अभी आपने नंदापुरी लिखी और इसकी संगम को कहते हैं नंदप्रयाग। ठीक है, अलग मतलब और नंदापुरी के संगम को कहते हैं नंदप्रयाग, ठीक है। इसके बाद उधर से मंदाकिनी भी मिलती है और वो मंदाकिनी में यहाँ से बड़ा हो ये आगे बढ़ाई है, इसका नाम है मंदाकिनी।
ये केदारनाथ से आती है, ये केदारनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ जो है ये है केदारनाथ। आपने सुना होगा कुछ एक साल पहले केदारनाथ में बाढ़ आई थी, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट हो गए। तो कौन सी नदी थी वो? मंदाकिनी। मंदाकिनी में बाढ़ आई थी और केदारनाथ तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। तो केदारनाथ जहाँ पर अलग जगह से मिलती है उसको कहते हैं, उसके संगम को कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग आपको यहाँ पर दिख, ठीक। कितने प्रयाग हो गए देखो, एक हो गया विष्णु प्रयाग, एक दूसरा हो गया धर्म प्रयाग, दो रुद्रप्रयाग, तीन, दो प्रयाग, पांच। तो ये प्रयाग आप जरूर रख लीजिएगा, इसको हम सर्कल लगाओ। एक हो गया दो प्रयाग, ठीक है, ये हो गया रुद्रप्रयाग, ठीक। फिर हो गया विष्णु प्रयाग, प्रयाग हो गया, और फिर हो गया प्रयाग। तो चार प्रयाग आपको दिए। फिर से सीखो, अलग अलग से आप बड़ी जगह मिलती है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। अलग अलग से जहाँ मंदाकिनी मिलती है उसको कहते हैं नंद प्रयाग। और अलग अलग से जहाँ मंदाकिनी मिलती है उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। और अलग अलग से जहाँ भागीरथी मिलती है उसको कहते हैं देव प्रयाग। तो ये प्रयाग आपको लगा लो, और एक प्रयाग आप इलाहाबाद संगम में, ठीक है, यहाँ पर गंगा और यमुना में संगम है। ये प्रयाग वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अलकनंदा में भागीरथी मिली, उसके पहले अलकनंदा में कौन सी नदियां मिलती है? भागीरथी, मंदाकिनी, मंदाकिनी और मंदाकिनी, मंदाकिनी है, ये नदियां यहाँ पर मिल चुकी हैं। तो ये हो गया प्रयाग, ठीक है। एक छूट गया, एक यहाँ पर पिंडर नदी भी, एक तो पंच प्रयाग है। अब यहाँ पर एक नदी छूट गई, पिंडर प्रयाग, पिंडर नदी, उसको भी बना लेते हैं मंदाकिनी के बाद। तो क्या कहते हैं इसको, और यहाँ पर एक नदी और है, इस नदी का मतलब चेंज करते हैं कि ये जो ब्लैक कलर की लाइन है पिंडर और पिंडर। तो जहाँ पर पिंडर नदी अलग अलग गंगा से मिलती है, ठीक है, पिंडर गंगा बोला जाता है, पूरा नाम पिंडर गंगा, ठीक है। तो इस संगम को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। तो इसका जो संगम है नदी के नाम कर्ण। तो ये पंच प्रयाग आपको दिखे, ठीक है, काम करोगे क्या करोगे? तो पंच प्रयाग आपको याद रखना है, ठीक है। चार बार इसके नीचे यहाँ पर साइड में करो। पहला हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया कर्ण प्रयाग, तीसरा हो गया नंद प्रयाग, चौथा हो गया रुद्र प्रयाग, और पांचवा हो गया देव प्रयाग। तो ये पांच प्रयाग, और ये कौन कौन सी नदियों के संगम पर है ये भी आपको जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसे फोकस करके बता रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पंच प्रयाग आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब चलिए गंगा की कहानी आगे समझते हैं। पहले तो गंगा को दो लेते हैं, उसकी साइकिल देखेंगे। अब ये गंगा जब शिवालिक को क्रॉस करके आगे बढ़ेगी, शिवालिक के आगे बढ़ेगी गंगा, तो
शिवालिक के बाद क्या शुरू हो जाता है? उत्तर भारत का मैदान शुरू हो जाता है। तो शिवालिक के बाद जब ये आगे बढ़ेगी तो ये मैदान में प्रवेश कर जाएगी, उत्तराखंड से चलेगी अंदर और ये पहुंचेगी उत्तर प्रदेश। शिवालिक को छोड़कर जैसे ही आगे बढ़ेगी तो ये हरिद्वार में है। अगर हम मान लो कि ये शिवालिक की पहाड़ियां है, ये शिवालिक की पहाड़ियां है, ठीक है, और ये गंगा नदी ऐसे आगे शिवालिक की पहाड़ियों में क्रॉस कर देती है, यूपी में आ जाती है। तो शिवालिक की पहाड़ियों को काट दिया इसने और ये ऊपर है हरिद्वार। ऐसे कहा जाता है, अब हरिद्वार किस किनारे पर है गंगा के, ये आप देख सकते हैं। हरिद्वार गंगा के किस किनारे पे बसा हुआ है, तो दाहिने किनारे पर आप देखें ये गंगा, और ये रहा ब्लैक कलर से पूछा गया है शिवालिक। शिवालिक को पार के गंगा आगे बढ़ेगी और हरिद्वार में मैदान में प्रवेश कर जाएगी। तो गंगा मैदान में कहां पर प्रवेश करती है? तो वो करती है हरिद्वार में। मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार। हरिद्वार की गंगा के बीच किनारे पर बसा हुआ है, या लिखिएगा इसके बाद ये हरिद्वार से आगे आएगी यूपी में आएगी, और यूपी का एक शहर है बिजनौर। बिजनौर ठीक है। फिर और आगे बढ़ेंगे उस तरह से अलीगढ़ बढ़ेगा, ठीक। फिर जब आएंगे अलीगढ़ से आगे गंगा आ जाएगी यहाँ कानपुर, ठीक है। ठीक, फिर इसके बाद आगे आएंगे गंगा से आएंगे यहाँ पहुंचो प्रयाग, और इधर से एक नदी आ रही होगी यमुना। यमुना कहाँ से आ रही है? तो यमुना प्लीज ऐसे ऐसे करके आगे प्रयाग में यहाँ पर ये क्या है? प्रयाग यानी तालाब, ठीक है। यमुना इससे मिल जाएगी, त्रिवेणी संगम कहते हैं, ठीक है। फिर गंगा और आगे बढ़ेगी इधर से ऐसे जाएगी, उधर जगह कम हो तो यहाँ पर है गुजरात, गुजरात उससे और आगे जाएंगे तो यहाँ पर है बनारस। बनारस क्वेश्चन पूछा गया, बनारस गंगा के किस किनारे पर बसा है? क्वेश्चन आया तो बनारस किस किनारे पर है आप देख रहे हैं, ये इसका लेफ्ट है। तो बास बनारस, बास के बाएं, मिर्जापुर बाएं, बनारस बाएं, ठीक है। और आगे जाएंगे ऐसे यहाँ पर गाजी, गाजी, ठीक है। और फिर कहेंगे गंगा शिवालिक की पहाड़ी को छोड़कर मैदान में हरिद्वार में वहां आगे बिजनौर और आगे कानपुर और आगे प्रयाग से यमुना और आगे मुझे और आगे बनारस और आगे गाजी, ठीक है। ये शहर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। और जाएंगे तो ये आपको कहाँ पहुँची और ये जगह रही है यहाँ पर बिहार पहुँच जाएंगे, और ये होगा पटना, बिहार में रहेगी, और ये यहाँ पर है पटना। और एक बात करेगा यहाँ से नदी आती है सोन, सोन आज को करती है अमरकंटक,
और वो पटना के पास गंगा में मिल जाते हैं, पटना के पास गंगा में मिल जाते हैं। ओके, इसके बाद और आगे जाएंगे तो इधर बेगूसराय पड़ेगा बिहार का, और आगे जाएंगे तो साहिबगंज पड़ेगा इस तरफ। ठीक है, उधर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पर अभी रफ कर रहा हूँ। बेगूसराय और साहिबगंज के बाद ये गंगा आगे जाएगी तो पहुंचेगी पश्चिम बंगाल। इतना रोड आपको क्लियर हो गया होगा गंगा का। इतना रोड आपको क्लियर तो नहीं किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, गंगा बेगूसराय पर आ जाएगी पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल में गंगा है, ये होगी वेस्ट बेंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा जब आएगी तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, एक हो जाएगी हुगली और एक होगी फिर से दो साल, और हुगली गंगा की खाड़ी में गिर गई, ये होगी हुगली। अब ये हो जाएगी फिर से भागीरथी, और यहाँ पर बनेगा धक्का, कौन सा लगा के फाका। ठीक है, और फिर ये गंगा इधर आएगी और यहाँ पर कौन सा कंट्री बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल जहाँ से खत्म होगा वहां शुरू होगा बांग्लादेश। अब ये जो भागीरथी है ये बांग्लादेश में आएगी और बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में यहाँ से आती है इसको यहाँ कहते हैं पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये पूरा रूट आपने देखा। ठीक है, और होली में भी मैंने कल ऐसा हुआ है, ऐसा आप जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये बांग्लादेश। ठीक, ये बांग्लादेश, ये यहाँ पर हुई होगी और ये जगह पे ये तो करता ये आगे होगी और ये आगे सारा होगी फिर से बात तो जाएगी और बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या बोलेंगे पद्मा। फिर क्या होगा, ऐसे ये आएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक, और इसको बोलेंगे बांग्लादेश की जमुना। और ये वाली यहाँ होगी पद्मा, यहाँ क्या होगी ब्रह्मपुत्र जमुना, ये क्या होगी पद्मा। दोनों मिलकर एक धारा चलेगी, इसको पद्मा ही कहते हैं। फिर यहाँ से मेघना नदी आएगी और इस मेघना और पद्मा की मिलने के बाद जब एक धारा बनेगी उसको मेघना ही कहते हैं। और ये मेघना इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में विशाल
बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाएगी और किस तरीके से ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगी। इसको कहते हैं लोग सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, आई होप कि ये यात्रा आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसको भी लोग ब्रह्मपुत्र सिस्टम अलग से पढ़ेंगे। हालांकि ब्रह्मपुत्र लास्ट में ये कहानी जाती है गंगा से मिल जाती है, इसीलिए बहुत सारे दूसरे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को एक ही मानते हैं। ठीक, हम लोग गंगा की सहायक नदियों की बात करेंगे। ठीक है, अभी भी हमने देखा कि गंगा के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, वो सारी चीजें हमने देखी, उसका रूप देखा गंगा का। ठीक, और अब हम लोग उस गंगा की सहायक नदियों को भी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अब सारी नदियों का हम यहाँ पर मैप तो नहीं बनाएंगे क्योंकि मैप बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो कुछ चीजें आप मैप पे समझ लिया जो मेन चीजें थी, और कुछ चीजें हम लोग ऐसे ही समझेंगे। जैसे गंगा यहाँ से आई और इधर से गंगा आती है, यहाँ पर लिखी अब देखिए यमुना में दुनिया मिलती है, यमुना को दुनिया मिलती है चंबल से बेतवा की। कौन कौन सी? चंबल से बेतवा और की। तो यह रही चंबल, ये बेसी, ये भी बेतवा और ये के। तो ये क्वेश्चन को कई बार आया, तो कई बार क्वेश्चन कैसे आया कि यमुना की बंगाल की साइड ये भी चंबल से बेतवा के डायरेक्ट यमुना की साइड है और यमुना इनका वाटर लेकर गंगा में जाती है। ठीक है, तो जब यमुना गंगा से प्रयाग में मिलती है, त्रिवेणी संगम में मिलती है, उसके पहले चंबल से बेतवा के आठ नदियों का जल लेकर पहुंचती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये तो ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूरब। तो ये पश्चिम से पूरब चंबल से बेतवा के इसको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। चंबल से बेतवा के को पश्चिम से पूरब की ओर अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। चंबल से बेतवा के ये यमुना की साइड है और यमुना की सही साइड है गंगा की साइड। यमुना के किनारे क्या बसा हुआ है? हमीरपुर बसा हुआ है। ठीक है, ये बात अभी आपको याद रखनी है। और दूसरी जो सहायक नदी इसकी सोन है वो मैं आपको बता दी। तो कुछ नदियां और सोन इधर क्या बताएं कि यहाँ नदी पटना है। तो सोन से क्वेश्चन पूछा गया, सोन से क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि वो प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आकर मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत, तो सोन कहाँ से निकलती है? प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के, और ये उत्तर और पूर्व की ओर बहती ही गंगा में जाकर मिलती है। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था? तो प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो उत्तर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए सीधे गंगा में मिलती है? दिल में कौन सी नदी? ये सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत से आती है, अमरकंटक की पहाड़ी से आती है। ठीक है,
तो इसमें अब यहाँ पर हमें गंगा की कुछ नदियां और देखनी है, तो बाएं किनारे से सहायक नदी है और जो इधर से मिलेगी, एक तो यमुना ही हो गई, ठीक है। तो पहली कॉलम में यमुना, दाएं ये है, इधर वाला ये है, इधर वाला क्या है, लेफ्ट, ठीक है। तो यमुना हो गई। चंबल बेतवा के, चंबल से बेतवा के, इसको भी मान लिया जाता है लेकिन ये है तो यमुना की सहायक, ठीक है। टोस सोन, टोस सोन, ये सब है, ठीक है। टोस इलाहाबाद के पास मिलती है यमुना, कहाँ पर मिलती है, इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास मिलती है। और सोन आपको बताई दिया कहाँ मिलती है, पटना, ठीक है। अगर आप ये पूछा जाए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी रही है, यमुना, ठीक है। तो ये राइट साइड से गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी यमुना है जो हिमालय से निकलती है। क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्लियर। राइट साइड से गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी जो हिमालय से निकलती है, यमुना, ओके। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि बाई डायरेक्शन कॉम्पोजिशन, ठीक है। इधर से गंगा में कौन सी आग मिलती है, इस साइड से कौन सा आग मिलती है, इनकी लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। इनके लिस्ट देखते हैं। बाई डायरेक्शन से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि, है ना। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राम, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये बाय से सहायक होते हैं। और क्या ये गंगा में किसी भी तरह की भी सबसे पहले बाय का एग्जाम होगा, इसका मतलब ये वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने में ही कब मिलेगा, ये हेल्प करिएगा। बाएं किनारे पर अगर गंगा के किनारे चले तो सबसे पहले पश्चिम में रामगंगा मिलेगी, फिर गोमती मिलेगी, फिर घाघरा मिलेगी, फिर गंडक मिलेगी, फिर कोसी मिलेगी, फिर महानंदा मिलेगी। महानंदा सबसे लास्ट में, ठीक है, महानंदा सबसे लास्ट में है। अब गोमती के किनारे दो शहर है, गोमती के किनारे दो शहर है, एक तो लखनऊ है, ठीक है, और दूसरा शहर है जौनपुर, ठीक है। गंडक नेपाल से आती है और नेपाल के साथ उद्गम है गंडक का, और इसे नेपाल में शालिग्राम कहते हैं। क्या बोला जाता है, नेपाल में से शालिग्राम, शालिग्रामी, शालिग्राम बोला जाता है,
फिर जब नीचे और आती है समतल में तो इसको नारायणी कहते हैं, तो इसको नारायणी भी कहते हैं। तो भगवान के नाम पर आप यहाँ देखो सारी नाम नारायण, ये नाम पड़ता है इसका गंडक। ठीक है। कोसी नेपाल से निकलती है, अरुण कोसी, सन कोसी, ठीक है, इन नामों से निकलती है। और इस सब गंगा की सारी कोसी बिहार अशोक वगैरह वगैरह चीजें आप शायद जानते हैं। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे देखा गंगा रिवर सिस्टम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा कि गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? How many states? कितने राज्यों से होकर बहती है? पहला देखो कहाँ से आती है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड। फिर कहाँ आती है? उत्तर प्रदेश। फिर कहाँ आती है? बिहार। छोटा सा हिस्सा इसका झारखंड में भी है। छोटा सा हिस्सा इसका झारखंड में है। और पांचवा है पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा का सबसे बड़ा बहाव किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम बहाव कहाँ है? झारखंड में। यहाँ पर बहुत कम, ठीक है, और यहाँ पर सब बात, ठीक है। आपने सुना होगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और बड़ा रिवर सिस्टम है। कितने कंट्री में बहती है? कंट्री तो दो ही, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है। अच्छा, गंगा पद्मा के नाम से ब्रह्मपुत्र में मिलती है कहाँ पर? बांग्लादेश में। उस जगह कौन सी है जहाँ पर मिलती है? उस जगह का नाम है बोर्डो। गंगा ब्रह्मपुत्र में अर्थात जमुना में कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में। जगह कौन सा है? ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। उत्तर भारत का तीसरा रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को समझने के लिए यहाँ पर एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आइए ड्रा करते हैं उस मैप को। ठीक है। ये नदी यहां से ऐसे एक नदी आती है और यहाँ पर नामचा बाबा के पास ये ऐसे इलेक्ट्रिक टर्मिनल और ऐसा होते हैं दिल्ली के पास। यहाँ पर इस पर्वत जो भी है इसका नाम है नामचा बाबा। नामचा बाबा किसने पढ़ेंगे? पढ़ाया गया आपको ग्रेटर हिमालय। नामचा बाबा कहाँ पर पढ़ेगी? ग्रेटर
हिमालय में। ग्रेटर हिमालय कहां से कहां तक फैला है? पश्चिम से पूर्व में ग्रेटर हिमालय कहां से कहां तक फैला है? तो ये फैला है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा। यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? नामचा बरवा। यहाँ पर लिख देता हूँ नामचा बरवा, ठीक। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास इसका ओरिजिन होता है और वहां पर एक ग्लेशियर है चेमा-युंगू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? चेमा-युंगू ग्लेशियर, वहां से इसका ओरिजिन होता है। मैं यहाँ पर लिखूं तिब्बत के पास कौन सा ग्लेशियर? चेमा-युंगू एक ग्लेशियर यहाँ से और जब ये तिब्बत में बहती है तो इसको यहाँ पर सांगो कहते हैं। सांगो नदी। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में कि सांगो ब्रह्मपुत्र का नाम है कहाँ? तिब्बत। तो तिब्बत में कहते हैं सांगो, और सांगो का मीनिंग क्या होता है? सांगो का मीनिंग होता है पवित्र। इसका मतलब होता है पवित्र। इसका मतलब है कि वहां पर एक पवित्र नदी है और ये ऐसे बहती जाती है नामचा बरवा के बगल से घूमती है और ये भारत के प्रदेश के इस राज्य में अरुणाचल में। भारत में इसकी कहाँ होती है? अरुणाचल प्रदेश में इसकी इंडिया में आप प्रवेश करती है ये अरुणाचल। तो क्या इसका नाम यहाँ ब्रह्मपुत्र होता है? जी नहीं, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर इसका नाम होता है, यहाँ होता है दिहांग। क्या नाम होता है इसका? दिहांग। दिहांग अरुणाचल में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग। ओके, फिर यहाँ पर क्या होता है? इसकी दो नदियां मिलती हैं, दो नदियां दिबांग और लोहित। बड़ी दूसरी कहानी है दिबांग और लोहित। दो नदियां ऐसी मिलती है कहां पर? असम में। कौन सी जगह है वो? सदिया। कौन सी जगह है? सदिया। तो यहाँ पर दो नदियां मिलेंगी, मैं मान लेता हूँ लगभग यहाँ है सदिया, असम। असम का साइड सदिया। तो सदिया के बाद मतलब सदिया के जहां पर दिहांग नदी दो नदियां मिलती हैं दिबांग और लोहित, वहीं से इसका नाम पड़ आता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र इसका नाम कहां से पड़ता है भाई? सदिया के बाद है। सदिया के आगे इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। तो सदिया के पास दिहांग में दिबांग और लोहित नदियों के मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ बनती है? असम। ठीक, आप देखो यहाँ पर एक साइड है धुरी, धुरी
धुबरी। तो ये सदिया से लेकर धुबरी तक ये मैदान में रहती है। कहाँ रहती है? मैदान, असम के मैदान, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं असम की घाटी या ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो उत्तर भारत के बृहद मैदान को जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक पोर्शन हमने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ से शुरू होता है? ये कहाँ से? सदिया से धुबरी तक जाता है और यहाँ पर नदी मैदान में बहती है। और सदिया से धुबरी के बीच में इसमें नावें चलाई जाती है, इसमें नेविगेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग असम के मैदान की बात करें तो ये इधर पूर्व में ऊंचाई ज्यादा है और पश्चिम में आते आते इसकी ऊंचाई कम होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके ऊपर में कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को इस नदी ने काटा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर इसके रास्ते में कुछ पहाड़ियां हैं, आइसोलेटेड हिल्स, एक ऐसी एकांत कुछ पहाड़ियां हैं, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड, ठीक है। उन पहाड़ियों को इसने काटा है ना, काट के उसको कैसे कर दिया? गोल कर दिया है, इसको हम मोनार्क कहते हैं। जब नदी किसी पहाड़ी को काटती है और वो चिकने गोल रूप छोटे से प्रोसेस में जाता है तो क्या कहते हैं? मोनार्क, ठीक है। इतना मैं आपको देगा आइसोलेटेड पहाड़ियों को इसने काटा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास हो, जैसे मतलब उसके रास्ते में कोई पहाड़ी चट्टान है और नदी ऐसे बहती हुई आ रही है, नदी ऐसे बहती हुई आ रही है और रास्ते में पहाड़ी बन गई, तो पहाड़ी से टकराएगी, टकरा के पहाड़ी को कुछ काटेगी और ये ऐसे दो शाखाओं में बढ़ जाएगी, क्या करेगी? फिर एक हो जाएगी। तो इस पहाड़ी को काटेगी और अपने साथ साथ जो मरवा रहेगी इसके आसपास यहाँ पर दूरी कर देगी। फिर आगे कोई रास्ते में पहाड़ी पड़ गई, फिर से क्या करेगी? इसे आएगी, ठीक है। तो नदी क्या करेगी? इन पहाड़ियों से टकराकर दो शाखाओं में बढ़ जाएगी, ठीक है। और अपने साथ जो भी ये सेडिमेंट लाइन की बहाव है उसको किसी पहाड़ी के किनारे किनारे जमा भी करेगी, डिपोजिशन भी करेगी। तो आप देखो इस पहाड़ी के आसपास जो नदी बह रही है, ठीक है। तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं कि पहाड़ी का कटा हुआ हिस्सा और उसके आसपास सेडिमेंट जमा हो गया, तो ये क्या बन गया? रिवर आइलैंड। ये क्या बन गया? नदी द्वीप। क्या बना भाई? नदी द्वीप बन गई। तो ब्रह्मपुत्र नदी में रिवर आइलैंड पाए जाते हैं, कहाँ? असम। ब्रह्मपुत्र नदी में रिवर आइलैंड पाए जाते हैं असम। और ऐसा ही रिवर आइलैंड है माजुली, नाम सुना होगा आपने? तो कौन सा द्वीप है? माजुली। माजुली द्वीप ये असम में है और रिवर आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर आइलैंड, ठीक है। तो ये नदी जिस तरीके से बह रही है, बीच पहाड़ी से लगाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है, फिर एक हो जाती है, फिर दो शाखाओं में बढ़ती, फिर एक हो जाती है। ऐसा नहीं कि जैसे ये माला की होती है, जैसे माला है तो ये माला को कलम क्यों दी गई, तो इसको कहते हैं माला का अपवाह। देखो ऐसे माला का अपवाह, इसके लिए टर्मिनोलॉजी किया जाता है, इसको गुम्फित अपवाह कहते हैं। गुम्फित अपवाह। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में कैसा अपवाह बनाती है? गुम्फित अपवाह बनाती है। तो भारत की कौन सी नदी है जो गुम्फित नदी है? कौन सी हो गई? ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? असम। ये बात आपको क्लियर होगी, तो यहाँ पर आइलैंड है, ठीक है।
इसके आगे की कहानी क्या है उसको भी समझो। अभी तो इसमें कई चीजें बाकी हैं, देखते हैं। तो जब ये दूरी के पास होती है तो ये साउथ को मुड़ जाती है, और साउथ को मुड़ती है तो कहाँ जाती है? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश को क्या कहते हैं भाई? जमुना। और इससे पहले की कहानी हम सुना चुके हैं, इधर से आ गई गंगा, इस नाम से पद्मा के नाम से। दोनों मिल गई, दोनों के पास एक घर थी। गंगा और पद्मा के मिलने के बाद, सॉरी पद्मा और जमुना के मिलने के बाद ये पद्मा ही है। फिर इधर से जाती है मेघना, और मेघना के मिलने के बाद मेघना है। अब बाद में गंगा के देश का लिए गिर जाती है, ठीक है? मेघना यहाँ से, ठीक। और गंगा की खाड़ी गिरती है दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है। कौन सा? ये सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ये दो चीजें लिख देता हूँ। पद्मा प्लस जमुना बराबर पद्मा। यानी पद्मा में जमुना मिलती है तो जमुना पद्मा में विलीन हो गई और पद्मा के नाम से आगे बढ़ गई। दूसरा, पद्मा की जब मिलती है मेघना तो फिर मेघना ही बन जाती है, पद्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक है? और ये मेघना बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, फिर बनाती है, ठीक है? तो दुनिया में सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है, नदी डेल्टा, सुंदरबन का। सुंदरबन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी प्रजाति के मैंग्रोव वन पाया, मैंग्रोव वन पाया, ठीक है? सुंदरी प्रजाति के मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसको हम ज्वारी वन के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये जो गंगा का डेल्टा है, गंगा का मेघना का मिला के गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कह सकते हैं, ठीक है? ये दो देशों में फैला हुआ है, एक भारत हो गया और दूसरा बांग्लादेश, दो देशों में, ठीक है? ये भी है। अब जो नेक्स्ट हम आपको बात बताएंगे, गंगा का जो डेल्टा है वो एक्टिव है, कैसा है? ये एक्टिव डेल्टा है। एक्टिव डेल्टा का मतलब क्या होता है? ये सक्रिय, इसका विस्तार होता चला जाता है। और हम आपको वीडियो लेक्चर में बात बता भी चुके थे, ये जो डेल्टा है ना, ये क्या कह सकते हैं? पल्स इलेक्ट्री ये नाम ये अलग होता है। देखिए ये जो डेल्टा है आगे से बढ़ता चला जाता है, जैसे ये सब विस्तार होता है, ठीक है? फैलता चला जाता है ये। तो ये बनना तो यहाँ से शुरू हुआ होगा, यहाँ से आगे बढ़के यहाँ तक बढ़ेगा और बढ़ेगा, ठीक है? तो इस डेल्टा के तीन हिस्से, तो सबसे पीछे वाला भाग नंबर 1 जहाँ पर मैंने लिखा, इसको कहते हैं मोरी बंद डेल्टा, मोरी बंद डेल्टा। और ये क्वेश्चन पीसीएस 2019 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन पीसीएस 2019 में पूछा गया था, मोरी बंद डेल्टा कहाँ है? तो मोरी बंद डेल्टा गंगा का डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन कोई पूछे जाते हैं, काफी अंदर कॉन्सेप्ट से निकाले जाते हैं, ठीक है? तो
तो मोलिकुलर क्रिस्टल क्या है, पहले बन गया है, तो ये बन के पुराना हो गया, ठोस हो गया है, ठोस हो गया है और यहाँ पर बस्तियां बसाई जा रही हैं और यहाँ पर कृषि कार्य किया जा रहा है, ठीक है। फिर जो ये दूसरे नंबर का डेल्टा है इसको कहते हैं मैच्योर डेल्टा, क्या बोला जाता है, गंगा का मैच्योर डेल्टा, ठीक है। ये भी तो ठोस हो गया, यहाँ पर बस्तियां बसने लगी, लेकिन जो लास्ट वाला है 3 नंबर वाला इसको कहते हैं एक्टिव डेल्टा। तो अभी यहाँ पर नदी डिपोजिशन मिट्टी का दबाव जारी रखते हुए, ठीक है। ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने की वजह से ये पश्चिम प्रकार की जो बांग्लादेश जान में डेल्टा है उसकी जमीन फैलती जा रही है, यानी जमीन का विस्तार होता जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर नए द्वीप बन जाते हैं, जैसे न्यू आइलैंड नाम सुना बंगाल में, एक नया द्वीप बन जाता है, ठीक है। तो नए द्वीप कैसे बन जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये आपने देखा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ओके। अब हम लोग नॉर्थ इंडिया का रिवर सिस्टम पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं साउथ इंडिया की। तो दक्षिण भारत का ड्राइनेज सिस्टम देखेंगे हम लोग। अच्छा नहीं, अभी तो एक इसकी को शायद मुझे पता नहीं है, चलिए इसकी पहले शायद मुझे देखते हैं आगे दक्षिण भारत के अपवाद में शायद नहीं इम्पोर्टेंट है, तो छूट जाता है। तो ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं और ब्रह्मपुत्र के किनारे कुछ शहर बसे हुए हैं, वो भी हम देखते हैं। तो डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी, ये जो इम्पोर्टेंट है, डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में, तेजपुर और गुवाहाटी, जैसे ठीक है। तो डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी किसके किनारे है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है। ये असम के शहर है, किसके हैं, असम, ठीक। अब इसके कुछ सहायक नदियों की बात हम लोग कर ही रहे हैं। तो जैसे इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं, सुबलसिरी, तीस्ता, मानस, ये इंपोर्टेंट वाली है और कुछ लेस इंपोर्टेंट है, उनको दिखता है सुबलसिरी, तीस्ता, मानस, ये काफी इंपोर्टेंट है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक, ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब तीसरा की कहानी थोड़ी सी समझ लेते हैं, ठीक है। एक आपने जेमू ग्लेशियर कभी सुना होगा, जेमू नहीं सुना है, सुन लीजिए, जेमू ग्लेशियर, ये कहाँ पड़ेगा भैया, ये पड़ेगा सिक्किम, सिक्किम भारत का पड़ोसी राज्य, ठीक है। ये ग्लेशियर पड़ेगा सिक्किम और यहीं से निकलती है तीस्ता। तो तीस्ता नदी का उद्गम क्या है भैया, जेमू ग्लेशियर, और ये तीस्ता जेमू ग्लेशियर यानी सिक्किम से निकलकर बहते 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 कहाँ पहुंचती है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ओके। तो ये तीन बड़ी सहायक, मतलब इंपॉर्टेंट सहायक नदी है भाई ब्रह्मपुत्र की, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कुछ अलग सहायक नदी जैसे धनसिरी, जिया भरेली, उत्तीमानी, कमलानिया, ऐसे बहुत सारे नदी हैं, जैसे धनसिरी, जिया भरेली, जिया भरेली, कमलानिया, ऐसी कोई नदी है क्या, नाम क्या बोलूं, कमलानिया है ना,
वाली, ये इसकी कुछ अन्य सहायक चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है, बट आपको या तो कर ही लेना है, आपको लेना ही ऐसा तो है किसी तरह करने वाले नहीं पूछेंगे, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, पता समझ चाहिए भी। अब हमने बहुत बेहतरीन तरीके से नॉर्थ इंडिया का टाइगर सिस्टम कंप्लीट किया हुआ है यहाँ पर, और अब हम बढ़ते हैं दक्षिण भारत की तरफ। जितना पढ़ाया जा रहा है इतना अगर आपको सही से पढ़ लिया और दिमाग में रख लिया तो काम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अगर और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो इतने तो सपोर्ट आपको क्लास से मिल गया है, और कोई बुक आप साथ में पढ़ लीजिए तो बहुत है बेहतरीन तैयारी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कुछ बुक पढ़ना चाहिए आपको। चलिए बात करते हैं साथ में दक्षिण भारत का। तो जैसे कि हम कुछ पढ़ाते हैं एक मैप जरूर ड्रा करते हैं, तो फिर यहाँ एक मैप ड्रा करते हैं। मैप ड्रा करने में कभी से भूल नहीं चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि भूगोल विज्ञान में आप समझ ही नहीं सकते, ठीक ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वतमाला और ये रहा हमारा पश्चिमी घाट, ठीक, और इधर से रहा पूर्वी घाट। ये जो यहाँ पर मिलता है ये क्या है, नीलगिरी, ठीक। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ये वाटर डिवाइड है, क्या है, वाटर डिवाइड, ठीक। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो इधर चली जाती है, उसको पश्चिमी घाट में काटते हैं ऐसे, ठीक। और कुछ जगह विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे वही नदी आती है, फिर यहाँ पर एक आती है, और इसके यहाँ पर है सतलुज, कौन सा है, सतलुज, ठीक। यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे गोवा नदियाँ को सुना होगा, जुआरी, सुना है, ठीक ऐसे। तो ये जो हमारा पश्चिमी घाट पर्वतमाला है ये वाटर डिवाइड का काम करता है। पहली की भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड कर देता है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्व से जो नदियाँ निकलती हैं वो पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, पूर्वी घाट को काट देती है, और जो वेस्टर्न घाट के पश्चिम से नदियाँ निकलती है वो अरब सागर में मिलती है, इधर क्या है, अरब सागर, ये रही बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज्यादातर पूर्व पश्चिमी घाट पूर्व निकलने वाले पूर्व को रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दो अपवाद आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, नर्मदा और ताप्ती, यहाँ की जाएगा, यहाँ की जाएगी, यानी नर्मदा की ताप्ती। तो ये तो पश्चिमी घाट के पूर्व से निकल रही, तो जाना चाहिए बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी घाट में अरब सागर में, इसीलिए कहते हैं कि पूर्व दुनिया उल्टा बहती है, क्या कहते हैं, उल्टा, उल्टा बहने का मतलब थोड़ी देखिए आप उल्टा समझ रहे हो, वही उल्टा है नहीं,
घाट के पूर्व से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जा रही है, लेकिन वो अपवाद है। तो दक्षिण भारत की वो नदियां जो उल्टी बहती हैं, ऐसे आप याद रखिएगा क्वेश्चन इसी लाइन में पूछा गया है। तो फर्स्ट इज नर्मदा, सेकंड इज ताप्ती, ठीक है। और ये रिफ्ट वैली है, ये किस वजह की रिफ्ट वैली, ये वैली है भैंसियन घाटी और ब्रज घाटी ऐसे बनी हुई है, एक उधर में जाके इधर चली जाती है। और एक डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं वो डेल्टा बनाती है। डेल्टा कैसे होता है, ऐसे नदी आ रही लास्ट में आती है, ऐसे बढ़ जाती है, अपनी बिंदुओं में बढ़ जाती है और ये ऊर्जा का सेडिमेंटेशन यहाँ सागर के अंदर, इसको कहते हैं डेल्टा, ठीक है। लेकिन जो पश्चिम की ओर नदियां आती हैं, जो अरब सागर में होती हैं, वो एस्चुरी बनाती है। इसको कहते हैं ज्वारनद हिंदी ज्वारनद मुख। ये क्या होता है, इसको समझो, ये तो आपने समझ लिया, ये डिपोजिशन हुआ, ठीक है। नदी लास्ट में गिरती है, इसका मतलब है कि जो नदियां बनती हैं ज्यादा दूरी तक करके आती है, ज्यादा दूरी तक करके आएगी, इनके पास मलबा ज्यादा होगा, मलबा, और उस मलबे को यहाँ पर किनारे 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 क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं, ठीक है। तो ये निक्षेपण क्रिया करेगी, यहाँ क्या करेगी, निक्षेपण करेगी, ठीक है, सेडिमेंटेशन करेगी, ठीक। यहाँ पे है ये देखिए, ये पहली बात तो ये जो पश्चिमी घाट ऐसा तालाब होता है, ठीक है। अब देखो ये नदी नर्मदा ताप्ती आ रही है, ये ब्रज घाटी से होकर आ रही है, इसको बड़ा बड़ा रास्ता मिल चुका है पहले से, तो इसमें कोई रास्ते को काटा नहीं, मतलब काटा नहीं, मलबा नहीं, ठीक है। जब मलबा नहीं है, जब यहाँ पर गिरेगी तो देखिए ये जो हमारा पोस्ट रहेगा, पोस्ट कटी रेखा, ये समुद्र के तल से थोड़ा ऊपर होती है और ऐसे करके ये कुर्सी ऊपर होती है, ऐसे ऊपर होती है दोस्तों। मान लो ये मैंने डस्टर दिया हुआ है, एक जगह ये डस्टर दिया और यहाँ पानी भरा है, उस पानी बड़ी ऊपर है, तो नदी जब यहाँ से गिरेगी तो इसको क्या करेगी, काट देगी और इस पोस्ट लाइन को काटते काटते समुद्र के बराबर बनाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करेगी, किनारे पर इसको काट देगी और काट कर ऐसे ले बना देगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे सही कैसा होगा, ये कट गया, ये कटा हुआ, तो ये जो कटा हुआ पोर्शन है इसी को कहते हैं भाई ज्वारनद मुख, क्या बोला इसी को कहते हैं ज्वारनद। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा फॉर्म करती है। नीचे क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां लंबाई ज्यादा रखती है, मलबा ज्यादा रखती है, डिपोजिशन करती है, इनके पास मलबा ही ज्यादा नहीं होता है और ये स्पीड पे बहती ज्यादा लंबी है नहीं, तो ये ऊंचाई से गिरती है, इसको काट देती है, इस तरह से एस्चुरी बन जाता है, ठीक है। ये डेल्टा और एस्चुरी, आई होप कि आपसे ये बातें क्लियर हो गई होगी और आज क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक